अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्ट को हमने डिस्कस करना शुरू किया है और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को तैयारी में काफी हेल्प मिल सके। इसके अलावा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए और वन पेपर की दूसरी सीट्स की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज किया गया है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान 2017। ये हेडिंग इस स्लाइड की हेडिंग है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्शन एक्ट की हेडिंग एग्जैक्टली क्या है तो है इलेक्शन एक्ट 2017। उसमें आप ऑफ पाकिस्तान मेंशन नहीं करेंगे। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज अडॉप्टेड इन विच मंथ? इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये 2 अक्टूबर 2017 को अडॉप्ट किया गया, जब इसकी मंजूरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी। सेकंड क्वेश्चन जो है ये एक मिस्टेक के साथ है ताकि आप लोग उस मिस्टेक को समझ सकें और फिर जब आपके सामने उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको रिवाइज ना करें। तो यहां पर है कि इलेक्शन एक्ट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 2 November 2017 and extends to the whole of Pakistan barring former FATA. Which of the following is correct? तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? देखें, ये जो एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है और 2 नवंबर 2017 पर ये अडॉप्ट होता है 2 अक्टूबर 2017 से। तो ये वाले जो ऑप्शन है ये उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं बनेंगे, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन द इलेक्शन एक्ट 2017 हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड बाय स्कॉलर टू बी कंसीडर्ड एन आलिम? एक आलिम की 2 शर्तें रखी गई हैं इलेक्शन एक्ट में। एक तो उसके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन उसके अपने फील्ड में होगी, क्योंकि आप आलिम की बात कर रहे हैं तो आलिम जो है उनके पास मजहबी तालीम होती है और साथ 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद उनको आलिम कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो शराइत हैं जो कि शामिल हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में आलिम की डेफिनेशन पर पूरा उतरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉलर मस्ट पोजेस अ डिग्री और सनद ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन? तो इसका राइट आंसर है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, कम से कम 16 साल तालीम होनी चाहिए। According to Election Act 2017, an alim refers to a scholar who holds at least how many years of experience in teaching or researching in the principles and philosophy of Islam? दोनों में से किसी एक में या दोनों में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसी टाइप की क्वालिफिकेशन, इसी टाइप का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में मांगा गया है टेक्नोक्रेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। अब ये जो टर्म है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मींस एन एक्ट ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट लॉ है इसका मकसद होता है एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए और वो ऑर्डिनेंस उसके लिए जरूरी है। ऑर्डिनेंस कहां से आया? ऑर्डिनेंस आता है द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। यानी कि ये मोर प्रिसाइज आंसर है, बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, द एग्जैक्ट टर्म यूज्ड इन द एक्ट टू रेफर टू एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इज। अच्छा, अब एक वैकेंसी है खाली रह गई नॉर्मल इलेक्शन से हटकर, तो उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको हम बाई इलेक्शन कहेंगे। बाई इलेक्शन जिसे आप उर्दू में जिमनी इंतखाबात का नाम देते हैं। ये खाली सीटें जो किसी उम्मीदवार के वफात पाने की वजह से या अगर कोई उम्मीदवार सीट अपनी छोड़ दे एक से ज्यादा सीटों पर जीतने की वजह से, तो उस सूरत में उस सीट पर इलेक्शन होता है। इन द एक्ट द टर्म कमिश्नर मीन्स, कमिश्नर का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर होता है? नहीं, इसका मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आर्टिकल 213 के तहत अपॉइंट होता है, या फिर उसकी एब्सेंस में
एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट होता है। तो दोनों को मिलाकर ये हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू इलेक्शन एजेंट्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन एजेंट कौन है? इलेक्शन एजेंट कोई ऐसा पर्सन है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट ने अपॉइंट किया है, या फिर वो कैंडिडेट खुद भी इलेक्शन एजेंट काउंट हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है अंडर द एक्ट व्हाट डज इलेक्शन एक्सपेंसेस रेफर टू। इलेक्शन के अखराजात या इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी एक्सपेंडिचर्स, कोई भी एक्सपेंसेस जो हुए हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इलेक्शन। तो ये तीनों हमारे राइट आंसर्स हैं। ये सही ऑप्शन हो गया। ये ड्यूरिंग एन इलेक्शन अकेला नहीं काउंट होगा, अकेला बिफोर और ड्यूरिंग या अकेला ड्यूरिंग और आफ्टर काउंट नहीं होगा, तीनों का होना जरूरी है। तो तब हम उन्हें इलेक्शन एक्सपेंसेस का नाम देंगे। एन इलेक्टोरल एरिया, एरिया क्या होता है रूरल एरियाज में? अब देहातों में तो विलेजेस होते हैं, विलेजेस के अलावा क्या होते हैं? अ सेंसस ब्लॉक, जो एक सेंसस ब्लॉक कंसीडर किया जाता है उसको हम इलेक्टोरल एरिया कहते हैं। विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट इलेक्शन एरियाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिवाइडेड। किसको आपने डिवाइड नहीं करना सवाए एक्सेप्शनल केसेस के। तो सेंसस ब्लॉक को आपने एक्सेप्शनल केसेस के अलावा डिवाइड नहीं करना। एक्सेप्शनल केस ये होता है कि वहां की आबादी बहुत ज्यादा हो, तो उस सूरत में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अंडर द एक्ट एन इलेक्शन ऑब्जर्वर मीन, इलेक्शन ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन उनको ऑथराइज करता है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कुछ एनजीओ के नुमाइंदे भी हो सकते हैं, ये कोई मीडिया पर्संस भी हो सकते हैं। तो इनको हम इलेक्शन ऑब्जर्वर का नाम देते हैं। ये इलेक्शन के प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी रिपोर्ट आगे पेश करते हैं। ये मुदाखलत नहीं कर सकते इलेक्शन के प्रोसेस में। Which of the following can be termed as election official? इलेक्शन ऑफिशियल आप किसे कहेंगे? जो इलेक्शन करवा रहे हैं उन सबको आप इलेक्शन ऑफिशियल कहेंगे, चाहे वो बड़े ऑफिसर्स हो, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? इलेक्शन ऑफिशियल्स। तो इसे आप प्रिजाइडिंग काउंट करेंगे, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इलेक्टोरल रोल्स इंक्लूड इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड अंडर द एक्ट। अच्छा, अब जो नया एक्ट है वो तो 2017 वाला ही अप्लाई होगा। इससे पहले जो इलेक्टोरल रोल्स बनते थे वो 1974 के इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के मुताबिक तैयार किए जाते थे। ये इंतखाबी फहरिस्तें होती हैं जिन्हें हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। इन पे वोटर का नाम, वल्दियत, उसका CNIC नंबर, कुछ केसेस में उनकी तारीख पैदाइश और उनकी तस्वीर भी होती है, और उसके साथ साथ उनका परमानेंट एड्रेस भी लिखा होता है। अंडर द एक्ट गवर्नमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इस एक्ट में जहां पर अकेला वर्ड गवर्नमेंट आए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनटू गवर्नमेंट। यहां पर हम लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐड नहीं करेंगे अगर जस्ट गवर्नमेंट का वर्ड यूज हो रहा हो। A candidate whose nomination paper has been accepted is termed as। अब एक कैंडिडेट है, उसने अपने पेपर जमा करवा दिए, पेपर जमा होने के बाद एक्सेप्ट हो गए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, कि इसकी जो नॉमिनेशन है वो हर लिहाज से वैलिड डिक्लेयर कर दी गई है। यह सेक्शन 2 का पॉइंट नंबर 11 है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रेगुलेटेड बाय। ये जो सारा इलेक्शन का प्रोसेस होता है इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको इलेक्शन कमीशन खुद ही रेगुलेट करता है। इसकी रेगुलेशंस, इसके रूल्स बनाना इसकी अपनी ही जिम्मेदारी होती है। अंडर द एक्ट shall be the duty of all executive authorities in the dash to render assistance to commissioner and the commission। जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन के दौरान किसने अपनी पूरी सपोर्ट, अपनी असिस्टेंस देनी है
इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि इलेक्शन स्मूथली हो सके। तो फेडरेशन ने भी और प्रोविंसेस ने भी, क्योंकि एग्जेक्टिव्स यही हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अंडर स्टाफ है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन्हीं के पास है, इन्होंने ही सपोर्ट देनी है। पार्लियामेंट, सेनेट, नेशनल असेंबली, इनके पास तो लोग सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तो इन्होंने मुदाखलत नहीं करनी। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल मेक देयर स्टाफ अवेलेबल टू द कमीशन। किसने अपना स्टाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना है ताकि वो प्रॉपर्ली इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें? फेडरल गवर्नमेंट ने भी, जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करेंगे उन दिनों में। तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी, ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जुडिशरी जो अदालतें हैं, तो इन्होंने पूरी सपोर्ट करनी होती है, अपना स्टाफ अवेलेबल करना होता है इलेक्शंस के लिए। अंडर द एक्ट द कमीशन शैल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस to hear and decide complaints, applications, petitions or appeals. How many members shall be part of such benches? अच्छा, अब होता यह है कि अगर किसी किस्म की कोई शिकायत आती है कि इलेक्शन में कोई गैर जरूरी और गैर कानूनी मुदाखलत की गई है, या फिर वोटिंग में हेर फेर किया गया है, वोट टेम्परिंग हुई है, तो उस सूरत में अपील जाती है, एप्लीकेशन जाती हैं, पिटीशंस जाती हैं, कंप्लेंट्स जाती हैं, तो उनको किसने अटेंड करना है? बेंचेस ने अटेंड करना है। और बेंचेस में कितने मेंबर्स होते हैं? ये जो इन शिकायत को सुनने के लिए बेंच बनाए जाते हैं, इनमें 3 या 3 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। तो अकेले 3 की लिमिट नहीं लगेगी, अकेले 4 की लिमिट नहीं लगेगी, 2 की तो बिल्कुल भी नहीं। अ रिटर्न कैंडिडेट, अच्छा पीछे आपने वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट देखा था जिसकी नॉमिनेशन वैलिड थी। अब यहाँ पे है रिटर्न कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्ट हो गया है उसको आप रिटर्न कैंडिडेट का नाम देंगे। Who is the person appointed under the act to hear and dispose of claims and objections related to electoral rolls? अब इंतखाबी फरिश्तों से मुतल्लिक़ अगर कोई शिकायतें हैं तो उसको किसने देखना है? इंतखाबात के बाद की शिकायतों को तो चलो बेंचेस देख लेंगे, लेकिन इलेक्टोरल रोल्स में अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो उसे किसने देखना है? रिवाइजिंग अथॉरिटी ने। हाउ मेनी क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड टू बी कंसीडर्ड अ टेक्नोक्रेट अंडर दिस एक्ट? एक टेक्नोक्रेट के लिए भी वही 2 शर्तें हैं जो एक आलिम के लिए हैं कि 16 साल तालीम होनी चाहिए, 20 साल का तजर्बा होना चाहिए। तो ये दोनों शराइत पूरी होना जरूरी है। Which of the following is included in the criteria to be considered a technocrat? ये 16 years of education mention है। 26 पॉइंट है, what is exact term used in the act to refer to federal, provincial और local government? देखिए जी, ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने तब बात की थी कि अगर जस्ट फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो आप जो टर्म यूज करेंगे वो होगी गवर्नमेंट, लेकिन अगर आप फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट तीनों को काउंट कर रहे हैं तो जो एग्जैक्ट टर्म यूज होगी वो होगी एनी गवर्नमेंट। तो इस लिहाज से ये दोनों टर्म्स में फर्क है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है फर्स्ट लेक्चर में से। सेकंड लेक्चर में हम फर्दर इतने ही एमसीक्यूज और डिस्कस करेंगे। वो देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए वो आप लोग साथ साथ देख सकें। इसके साथ बताता चलूं कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए और 1 पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। माइक लगाया ही नहीं। हाँ तो तू उधर में आज क्यों नहीं टोकिया? मैं कई बार इशारा किया था। मैं वो तो फिर वीडियो बाड़ी नहीं ना रही बड़ा के तो सियाना आएगा। मैंने मैं के चलो